हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक ऑप्टिकल स्क्वायर वर्क करता है, सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर का वर्क क्या है, क्या फंक्शन है, और उसके बाद इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर कैसे वर्क करता है, क्या इसका फंक्शन है, प्रोसीजर है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रिज्म स्क्वायर। प्रिज्म स्क्वायर के बाद डिस्कशन करेंगे हम रेंजिंग का, रेंजिंग कैसे करते हैं, टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट क्या है, इसके पहले वो डिस्कस करेंगे हम। टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर का टेस्टिंग कैसे करना है, हमें एडजस्टमेंट कैसे करना है। मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट यूज करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें इंस्ट्रूमेंट को चेक भी करना आना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट करेक्ट है या नहीं, इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव तो नहीं है। अगर डिफेक्टिव है तो हमें एडजस्टमेंट कैसे करना है, बिकॉज सर्वेइंग में ये चीजें जो है कॉमन है, हो सकती हैं। कोई बहुत इसमें आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है, बहुत इसमें जो है सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकती है और डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट से भी करेक्ट रीडिंग ली जा सकती है। बस सही मेथड हमें आना चाहिए। सारी चीजें पॉसिबल है, हो सकती हैं, और जो है सब कुछ हो सकता है, बस आप में हौसला होना चाहिए। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस चैनल, अपने इस चैनल जेनिक सिविल एंड मैकेनिकल पर आ चुके होंगे और अपने सभी साथियों को इस चैनल पर ला चुके होंगे। और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहे। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, जिससे आपको जो है, और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, बूस्टअप मिलता रहे, एक एनर्जी मिलती रहे, एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा मिलती रहती है। तो बिना एक क्षण गवाए आपका एक नई जोश, एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ स्टार्ट करते हैं प्रिज्म स्क्वायर। और इसके बाद इसका एडजस्टमेंट, इन सब इन स्क्वायर्स का हम एडजस्टमेंट देखेंगे, कैसे है, क्या चीजें हैं, कैसे अगर डिफेक्ट है तो वो भी हम कैसे करेक्ट करते हैं, जो है वो सभी चीजें देखेंगे। उसके बाद हम रेंजिंग पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आई थिंक, मुझे लगता है उससे पहले आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली आपने प्रिपेयर कर लिया होगा इस क्लास के लिए, और नोट्स के साथ अपने तैयार होंगे। आप अपनी नोट्स जरूर रखिए, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उनको नोट जरूर करिए, उनको नोट डाउन करिए और प्रैक्टिस जरूर करिए। जो भी टॉपिक्स कंप्लीट हो रहे हैं उन पर प्रैक्टिस जरूर करिए। जो भी आपके पास प्रैक्टिस वर्कबुक है, प्रीवियस ईयर की बुक्स है, जब तक जेनिक सिविल एंड मैकेनिकल से आपको बुक्स नहीं मिल जाती हैं तब तक आप जो है, जो भी बुक्स आपके पास है प्रैक्टिस के लिए, जरूर आप प्रैक्टिस करिए बेटा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बहुत मैटर करता है ये। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे हमारी आपकी एफिशिएंसी उतनी इनहेंस होगी, उतनी एफिशिएंसी अच्छी होगी, हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी, इनहेंस होगी। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। और बिना आपका एक क्षण गवाए एक नई उमंग के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नए जोश के साथ, और स्टार्ट करते हैं प्रिज्म स्क्वायर। तो प्रिज्म स्क्वायर पे बात करते हैं। प्रिज्म स्क्वायर, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसकी मैं बात कर रहा था, सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर और इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर, इन दोनों चीजों पर डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब नेक्स्ट है हमारा प्रिज्म स्क्वायर। तो प्रिज्म स्क्वायर पर अब हम डिस्कस करेंगे प्रिज्म स्क्वायर क्या है ना। तो प्रिज्म स्क्वायर क्यों बोलते हैं इसे, एक्चुअली में इसमें क्या होता है, ये जो प्रिज्म स्क्वायर है हमारा, ये भी इसका जो वर्किंग फंक्शन है ये सेम, जस्ट सेम लाइक सेम एज सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर है, उसी की तरह है। लेकिन फर्क इतना है कि सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर में दो मिरर्स 45 डिग्री पर अरेंज होते थे, इसमें एक प्रिज्म लगा होता है। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसे बार बार बोला जा रहा है प्रिज्म स्क्वायर, जबकि उसमें हम बोलते थे सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर। इसके नेक्स्ट टाइम हमने बोला था इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर। तो जो नाम था वही उसके, उनके फंक्शन को, उनके पहचान को आइडेंटिफाई कर रहा था, जो है तो नोटिस कर रहा था या इंगित कर रहा था। लेकिन प्रिज्म स्क्वायर में आपका है, प्रिज्म भी आपका ये इसके स्पेसिफिकेशन को ही रिफर कर रहा है। प्रिज्म जैसा कि नाम से पता, इसमें प्रिज्म का अरेंजमेंट होता है, प्रिज्म लगे होते हैं। दो समकोणीय जो है समद्विबाहु त्रिभुज आकार के प्रिज्म टू जो है आइसोसेल्स, राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल्स इसमें अरेंज होते हैं, एक धातु के खोल में जो है अरेंज होते हैं। वो भी इस तरह से देख रहे हैं, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ये जो है दो प्रिज्म जो है इस तरह से अरेंज होते हैं।
दो प्रिज्म होते हैं, एक धातु के खोल में होते हैं, ये मेटल के जो है कवर में होते हैं दो प्रिज्म, और ये इस तरह से अरेंज होते हैं, दो राइट एंगल है, तो ये पूरा राइट एंगल हो गया, और इनके जो है ये एंगल्स आप देख रहे हैं, ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, ओके। और ये राइट एंगल, ये भी है पूरा, ये भी पूरा राइट एंगल है, इसमें से आप इसको 45 45 45 समझ सकते हैं। चाहे 45 45 करेंगे तब भी टोटल 90 हो जाएगा, ये भी 45 45 करेंगे तो भी ये 90 हो जाएगा, ठीक है। तो और इस तरह से आप देखें तो ये 45 डिग्री है, ये भी 45 जा रहा है, ये 45 डिग्री जा रहा है, तो टोटल 90 हो गया। यहाँ पे ये भी 45 डिग्री हो रहा है, ये भी 45 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो 45 डिग्री ये हो रहा है, और 45 डिग्री अगर ये हो रहा है तो आपका ये जो है 90 होना चाहिए, क्योंकि तभी ये 180 डिग्री सम होगा ट्रायंगल्स का। तो फिलहाल वो सारी चीजें तो और ये इस तरह से बेटा अरेंज है कि इनके जो कर्ण हैं, जो इनके हाइपोटेन्यूज हैं, वो एक दूसरे को देखिए क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक धातु के खोल में अरेंज होते हैं ये जो है। और सॉरी, इसमें ये तो मैंने आपको लाइन रेंजर का बता दिया, मैं था आगे बढ़ गया मैं एक स्टेप। ये एक्चुअली में आपका लाइन रेंजर का स्पेसिफिकेशन है, तो फिर से मैं स्टार्ट कर देता हूं। जो है आपका जो है जिसकी मैं बात कर रहा था प्रिज्म स्क्वायर, तो प्रिज्म स्क्वायर में भी प्रिज्म ही अरेंज होते हैं, लेकिन प्रिज्म स्क्वायर में जो है अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रिज्म स्क्वायर में सारी चीजें फंक्शन सेम लाइक सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर है, बस इसमें फर्क इतना होता है डियर कि प्रिज्म ही इसमें अरेंज कर दिया जाता है मिरर की जगह पर, और उसकी फलकों को ही 45 डिग्री पर हम इंक्लाइन कर देते हैं, मोड़ दिया जाता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है। इस जबकि सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर में आपने देखा था कि मिरर अरेंज थे 45 डिग्री पर, जिसमें से एक मिरर फिक्स था जो कि हॉरिजॉन्टल मिरर था, बी वो की उसकी पोजीशन फिक्स थी, उसको एडजस्टेबल नहीं था, वो फिक्स था। जबकि दूसरा जो मिरर था ए, वो एडजस्टेबल था, उसको बोलते हैं इंडेक्स मिरर, और वो एडजस्टेबल था, उसको स्क्रू के द्वारा ढीला करके एडजस्ट किया जा सकता, फिर कसा जा सकता था। लेकिन ये जो आपका है, जो मैं बता रहा हूं आपका ये प्रिज्म स्क्वायर, इसमें प्रिज्म लगाया जाता है कुछ इस तरह से। आप देखेंगे ये जो है प्रिज्म आपको जो है यहां पे ये प्रिज्म आपको दिखेगा, और यहां पर जो है ये प्रिज्म आपको दिखेगा, है ना। और इसकी जो एक्सिस आप देख रहे हैं, ये जैसे कि आपका सेम लाइक उसी तरह से था, लेकिन फर्क ये है कि इसमें जो है दो प्रिज्म, एक ही प्रिज्म लगी होती है, लेकिन ये अरेंज होता है इस तरह से कुछ। तो इसकी फलकों, इसी जो प्रिज्म आप देख रहे हैं, इसकी फलकों को ही 45 डिग्री पर डाइवर्ट कर दिया जाता है, 45 डिग्री पर इसकी फलकों को ही मोड़ दिया जाता है। इससे हमें एडजस्ट करने का झाम ही खत्म हो जाता है, एडजस्ट करने का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है। फिर कोई ये तो स्लिट्स हैं आपकी ई एफ जी, ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट्स जो जा रही हैं, तो इसमें प्रिज्म अरेंज होता है, इसीलिए इसको प्रिज्म स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। जबकि इसके सेकेंड टाइम्स पहले जब आपने देखा था, जब मैं आपको सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर पढ़ा था, उसमें मिरर्स यहां पर प्लेस्ड थे, यहां पर मिरर्स नहीं प्लेस्ड हैं, जबकि प्रिज्म स्क्वायर प्लेस्ड है डियर, प्रिज्म स्क्वायर। तो प्रिज्म इसमें प्लेस्ड है, और प्रिज्म की फलकों को ही 45 डिग्री पर इंक्लाइन कर दिया गया, 45 डिग्री पर यहां पर मोड़ दिया गया है। अब इससे क्या है, रिजल्ट और अच्छे मिलते हैं, रिजल्ट और शुद्ध परिशुद्ध मिलते हैं, क्योंकि इसमें हमें एडजस्ट नहीं करना है, कुछ सारी चीजें ऑटोमेटिक एडजस्ट हैं, इसमें कोई चीजें हमें चेंज नहीं करनी होती हैं। और यही आपका है प्रिज्म स्क्वायर, बेटर रिजल्ट मिलते हैं इससे, जो भी आपने अभी ऊपर पढ़े उन कम। और वर्किंग फंक्शन इज सेम एज लाइक, वर्किंग फंक्शन इज सेम, वर्किंग फंक्शन FUNCTION is similar like cylindrical optical square, CYLINDER, cylindrical
ऑप्टिकल स्क्वायर, OPTICAL, ऑप्टिकल स्क्वायर, सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर। तो बेटा ये जो इसका वर्किंग फंक्शन है वो फुल्ली सेम है जैसे आपका सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल, सारी चीजें वैसी हैं, आप देख भी रहे हैं। बस इसमें एक यही डिफरेंस है जो इसमें प्रिज्म अरेंज किया गया है, इसमें प्रिज्म नहीं था सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर में, यहां पर इन्होंने प्रिज्म अरेंज कर दिया है। और उसके साथ साथ वहां पर जो मिरर अरेंज थे, मिरर को 45 डिग्री पर अरेंज किया गया था, यहां पर इसकी पलकों को ही 45 डिग्री पर तराशा गया है, बनाया गया है, अरेंज किया गया है। अब इसमें कोई एडजस्टमेंट का चांस ही नहीं है और कोई एरर का भी चांस नहीं है इसके साथ साथ जो है। तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली हमें करेक्ट मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे रिजल्ट। वर्किंग प्रोसीजर पूरा कंप्लीटली सेम है जैसे कि सिलिंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर का था, उसी तरह से है सारी चीजें। तो ये था आपका प्रिज्म स्क्वायर। इस तरह से जितने ऑप्टिकल स्क्वायर थे वो भी सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई हैं। जो भी आपका क्रॉस स्टाफ था, चाहे वो ओपन क्रॉस स्टाफ हो या फिर फ्रेंच क्रॉस स्टाफ हो, वो सारी चीजें भी आपने पढ़ लिया है, स्टडी कर लिया है, क्लियर हो चुका है। जितने भी मेथड्स थे बेटा राइट एंगल सेट आउट करने के, फ्रॉम अ चेन लाइन या फ्रॉम टू एन एक्सटर्नल पॉइंट या फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ चेन लाइन, वो सारे मेथड्स आपने स्टडी कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप प्रॉपर रिवीजन करेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस जरूर करेंगे, प्रॉपर चीजों को एनालाइज जरूर करेंगे और ईमानदारी के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई अब हमने सीख लिया कि भाई किसी चेन पर जो है, किसी चेन लाइन से हम राइट एंगल सेट आउट कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेप, चेन या फिर क्रॉस स्टाफ या ओपन क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर की मदद से। ऑप्टिकल स्क्वायर की मदद से कैसे करते हैं, चाहे वो सिलिंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर हो या फिर इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर हो या फिर प्रिज्म स्क्वायर हो, सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हैं, आई थिंक अरेंज हैं। अब बात करते हैं कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करने जा रहे हैं राइट एंगल सेट आउट करने से पहले, उसका हमें टेस्टिंग भी तो आना चाहिए, वरना टेस्टिंग नहीं करेंगे उसका हमें एडजस्टमेंट नहीं करना आएगा। अगर मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट ही डिफेक्टिव है, हमारा प्रोसीजर सारा सही है, हमारा मेथड सारा सही है, लेकिन प्रोसीजर अगर इंस्ट्रूमेंट ही डिफेक्टिव है तब भी तो रिजल्ट नहीं मिलेगा हमें करेक्ट, तभी तो हमें करेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उस केस में हम जो है हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो चलिए आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि क्या इसका टेस्टिंग होगा इंस्ट्रूमेंट का। जो भी ऑप्टिकल स्क्वायर हम राइट एंगल सेट आउट करने के लिए यूज करेंगे उसका हमें कैसे टेस्टिंग करना है और किस तरह से एडजस्टमेंट करना है। टेस्टिंग और एडजस्टमेंट बेटा बहुत जरूरी है, बेसिक है लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक चीजें आप अगर क्लियर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लीड करेंगे, आप आगे फॉरवर्ड होंगे। लेकिन बेसिक अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो वहां पे आपको हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर। जो भी हमारे पास ऑप्टिकल स्क्वायर्स हैं उनका हम टेस्टिंग कैसे करना है, हमें एडजस्टमेंट कैसे करना है, उन सभी चीजों पर हम वर्क करेंगे। टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर, टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर। ओके, टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर। तो ऑप्टिकल स्क्वायर का टेस्टिंग भाई हमें कैसे करना है वो जो है इस पर डिस्कस करेंगे। टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करने जा रहे हैं उससे पहले उसका हमें टेस्टिंग आना चाहिए, वरना अगर इंस्ट्रूमेंट ही डिफेक्टिव हुआ तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, फिर हमारा ऑब्जर्वेशन करेक्ट नहीं हो पाएगा, ऑब्जर्वेशन करेक्ट होते हुए भी रिजल्ट करेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट, टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट, टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर, या जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऑप्टिकल स्क्वायर्स, SQUARS। ओके, टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर। अब मान लीजिए आपको ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना है, वर्क करना है, ये आपकी तो आपको चेक करना है, पहले में उसका टेस्टिंग करना है। सपोज दैट ये हमारी चेन लाइन है AB, ये हमारी चेन लाइन AB है, दिस इज आवर चेन लाइन A एंड B। ओके, यहां पर एक पॉइंट हम
जो है हमने सी लिया, यहां से हमने एक पॉइंट सी लिया है और इस पॉइंट से हमने एक राइट एंगल ड्रॉ किया, करते हुए एक लाइन ड्रॉ किया। ओके, राइट एंगल सेट आउट करते हुए एक लाइन ड्रॉ किया यहां पर, जो कि इस कंडीशन में हमारा सबसे पहले डायरेक्शन हमने ए की तरफ किया है। इस कंडीशन में डायरेक्शन हमने ए की तरफ किया है और ए की तरफ डायरेक्शन करते हुए फिर हम जो है राइट एंगल हमने सेट करते हुए एक लाइन ड्रॉ किया, दैट इज डी। ओके, अब क्या करना है हमें? अब हमें यह करना है कि हमें अपनी पोजीशन चेंज करनी है। अब हमें अपना मुख बी की तरफ करना है, टुवर्ड्स बी। अब हम उसी पॉइंट पर सी पर ही रहते हुए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, सी पर ही रहते हुए हमें अपनी पोजीशन नहीं चेंज करनी है, हमें बस केवल अपना डायरेक्शन चेंज करना है। सी पर पहले भी थे, अब भी सी पर ही रहेंगे। बी की तरफ हमें अपना डायरेक्शन, हमें अपना मुख कर लेना है। बस मुख हमारा ए की तरफ था, अब हम टुवर्ड्स बी की तरफ चले गए। अभी पहले ए की तरफ थे, तब हमने राइट एंगल ड्रॉ करते हुए एक लाइन सीडी खींचा। उसी तरह से अब बी पर हैं और बी की तरफ डायरेक्शन करते हुए, मुख करते हुए हमने एक हमने जो है क्या ड्रॉ किया, एक जो है ये हमने एक लाइन सीडी पहले ड्रॉ किया था और अब बी की तरफ मुख करते हुए हमने एक राइट एंगल सी से ही ड्रॉ किया, सीडी डैश। अब यहां पर बेटा ध्यान दीजिए आप, अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव नहीं है, अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट करेक्ट है, उसका कोई डिफेक्ट नहीं है उसमें, तब ये जो डी डैश और डी पॉइंट आप देख रहे हैं बेटा, ये दोनों एक ही पॉइंट होने चाहिए थे। लेकिन आप देखें, अगर इंस्ट्रूमेंट हमारा डिफेक्टिव है तो ये दोनों एक पॉइंट नहीं होंगे, ये दोनों दो अलग अलग पॉइंट शो करेंगे, जैसे यहां पे शो कर रहा है डी और डी डैश। और ये दोनों पॉइंट जैसे ही अलग अलग शो करेंगे, इनका हम बाइसेक्शन कर लेंगे, और मिड पॉइंट ई फाइंड आउट कर लेंगे, और ई से ई आप फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद जो इसमें मिरर होते हैं, जो हमने बताया था आपको, मिरर एडजस्टेड होते हैं 45 डिग्री पर, चाहे वो इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर हो या फिर सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर हो, दोनों में ही जो मिरर्स अरेंज होते हैं वो मैंने बताया था 45 डिग्री पर अरेंज होते हैं, जिसमें से एक मिरर फिक्स्ड होता है और एक मिरर एडजस्टेबल होता है। तो दूसरा मिरर जो एडजस्टेबल है, उसको हम उसका स्क्रू ढीला करके उसको इस तरह से अरेंज करते हैं कि उसका जो इमेज है वो ई पर लगे हुए रेंजिंग रॉड का और बी पर लगे हुए रेंजिंग रॉड का मिरर एक सीध में बनने लगे, जैसे पहले अभी तक बनता था, कुछ इस तरह से एक सीध में एक प्लेन में लाई करने लगे ये इमेजेस दोनों तरफ के, जो बी पर रेंजिंग रॉड लगा है और ई पर इसी तरह से ए। तो जब ये कंडीशन फुलफिल होने लगेगी, ये कंडीशन जब फुलफिल होने लगेगी, उस केस वहां पर घुमाकर स्क्रू घुमाकर मिरर को एडजस्ट करते हैं, जब तक कि ये इन दोनों पॉइंट्स पर लगे हुए रेंजिंग रॉड का इमेजेस हमें एक ही प्लेन में लाई करते हुए नहीं मिलने लगता। जब ये एक ही प्लेन में लाई करते हुए मिलने लगेगा, उस केस में हम क्या करेंगे, उस जो मिरर है, उस जिसको हमने लूज किया था स्क्रू इसका, उसको हम टाइट कर देंगे, क्लैंप कर देंगे, कस देंगे, और वो अपनी सही करेक्ट पोजीशन में आ जाएगा। क्योंकि एक मिरर तो उसका फिक्स है, जो कि हॉरिजॉन मिरर है, वो फिक्स रहता है, आपको पता है, उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा मिरर है जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, वो जब इस कंडीशन में आ जाएगा एडजस्ट करने के बाद, तो हमें उसको क्लैंप कर देना है, उसको टाइट कर देना है, और इस तरह से हमारे इंस्ट्रूमेंट का डिफेक्ट भी दूर हो जाएगा और हमारा इंस्ट्रूमेंट एडजस्ट भी हो जाएगा। टेस्टिंग भी हो गई हमारे इंस्ट्रूमेंट की और एडजस्टमेंट भी हो जाएगा। टेस्टिंग का मतलब यही है कि दोनों पॉइंट्स अगर सेम दिखा रहा है, डी डैश और डी, तब तो हमारा इंस्ट्रूमेंट सही है। और अगर ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग दिखा रहे हैं, डी डैश और डी, इसका मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट है और उसको हमें एडजस्ट करना है। तो इस तरह से आपने देखा एक डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट से भी जो है कैसे हम जो है एडजस्ट करते, एक करेक्ट रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं, करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट रिजल्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं और करेक्ट रीडिंग ले लेते हैं। तो ये एक खासियत होती है कुशल सर्वेक्षक की, कि इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव होने के बावजूद वो उससे सही करेक्ट ऑर्डर में करेक्ट रीडिंग ऑब्टेन कर लेता है। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, ई से ए को सी को ज्वाइन कर देंगे, जो कि करेक्ट पोजीशन होगी, और ये एक्चुअल में इस पर 90 डिग्री पर ये लाई करेगा, 90 डिग्री पर ये
एडजस्ट होगा, सेट होगा, प्लेस होगा। इस तरह से आपने देखा कि टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट भी हम अपने ऑप्टिकल स्क्वायर का कैसे कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट का अगर उसमें कोई डिफेक्ट है भी तो उससे सही रीडिंग भी हम कैसे ले सकते हैं, बखूबी कला आती है जो है डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट से करेक्ट रीडिंग लेने की एक कुशल सर्वेक्षक की पहचान होती है। इसके बाद ये सारी चीजें प्रोसेस हो गई, अब आपने राइट एंगल सेट आउट करना सीख लिया। और अगर मेरी बातें जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं अगर वहां तक पहुंच रही हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का आपके ये सर बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्लीज कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कैसा आपको जो है फील हो रहा है, किस तरह का आपको जो है एनवायरनमेंट लग रहा है कि जो है रियल में आपको कुछ गेन हो रहा है, जो भी आपके नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट हो रही हैं, जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं पहुंच रहा है कि नहीं। और अगर पहुंच रहा है तो प्लीज मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा अपनी फीलिंग्स। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं रेंजिंग। रेंजिंग पर अब हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होगा, रेंजिंग कैसे करना है हमें। तो रेंजिंग के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं, रेंजिंग क्या है, ठीक है। तो रेंजिंग पर अब हमारा अगला डिस्कशन होगा, दैट इज फॉर रेंजिंग। ओके, तो चलिए रेंजिंग से स्टार्ट करते हैं कि रेंजिंग भाई क्या है और कैसे करना है। जो है रेंजिंग में और प्रोलॉन्गिंग ए सर्वे लाइन में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई रेंजिंग क्या है, प्रोलॉन्गिंग को सर्वे वो रेंजिंग बता बैठते हैं, रेंजिंग को प्रोलॉन्गिंग बता बैठते हैं, तो ये गलती हो जाती है। और आज आपकी सारी कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे जो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रेंजिंग ऑफ अ सर्वे लाइन ऑफ अ चेन लाइन। ओके, किसी चेन लाइन को रेंजिंग करना या रेंजिंग ओके ऑफ ए सर्वे और चेन लाइन। ओके, तो मैं इसको जो है स्टार्ट कर देता हूं, रेंजिंग, रेंजिंग RANGING, रेंजिंग ऑफ ए सर्वे लाइन LINE और रेंजिंग ऑफ अ सर्वे लाइन और अ चेन लाइन। किसी चेन लाइन का या सर्वे लाइन का अगर आपने रेंजिंग करना है तो कैसे करेंगे आप, चेन सर्वे लाइन, ठीक है। चेन लाइन ही काफी है, सर्वे तो मैंने पहले लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेंजिंग। ओके, तो इस पे अब हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन, हमारा चलेगा रेंजिंग ऑफ अ सर्वे लाइन और अ चेन लाइन। अगर आप रेंजिंग कर रहे हैं सर्वे लाइन का किसी चेन लाइन का, तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेंजिंग ये जानना जरूरी है हमारे लिए। रेंजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, ये जानना जरूरी है। उसके बाद जानेंगे किसी रेंजिंग सर्वे लाइन का, चेन लाइन का रेंजिंग क्या होता है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आपको बता दूं रेंजिंग क्या है, कि दो बिंदुओं के मध्य अंतर्वर्ती बिंदु स्थापित करना, इंटरमीडिएट पॉइंट्स को स्टैब्लिश करना। रेंजिंग इज द प्रोसेस टू एस्टैब्लिश द इंटरमीडिएट पॉइंट्स बिटवीन टू पॉइंट्स। अब ये दो पॉइंट्स हमारे बहुत दूर दूर हो सकते हैं, पास पास भी हो सकते हैं, बहुत पास पास भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी कंडीशन हो सकती है कि एक दूसरे से विजिबल हो, ये भी कंडीशन हो सकती है एक दूसरे से विजिबल ना हो, बीच में कोई ऑब्स्टेकल हो, खाई हो, पहाड़ हो, चोटी हो, ठीक है, कोई वाटर रिसोर्स हो, वाटर बॉडी हो, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कुछ भी पॉसिबल है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है रेंजिंग को तीन तरह से इन्होंने क्लासिफाई किया है, रेंजिंग को इन्होंने तीन तरह से डिवाइड किया है। फर्स्ट है इस क्रम में, दैट इज डायरेक्ट रेंजिंग। पहला आता है इस क्रम में डायरेक्ट रेंजिंग, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रेंजिंग, DIRECT, डायरेक्ट रेंजिंग, RANGING, डायरेक्ट रेंजिंग। सेकेंड जिसे बोलते हैं दैट इज इनडायरेक्ट रेंजिंग। सेकेंड बेटा जो है वो है आपका इनडायरेक्ट रेंजिंग, है ना, INDIRECT, इनडायरेक्ट रेंजिंग, RANGING।
और बेटा जो थर्ड इस पॉइंट है दैट इज रैंडम लाइन मेथड, रेंजिंग बाय रैंडम लाइन मेथड, बाय रैंडम लाइन मेथड, बाय रेंजिंग RANGING, रेंजिंग बाय रैंडम लाइन RANDOM, रैंडम लाइन LINE, लाइन मेथड METHOD, रैंडम लाइन मेथड। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट आपका डायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग क्या है उस पर हमारा डिस्कशन चलेगा। तो डायरेक्ट रेंजिंग सबसे पहले क्रम बात आती है कि डायरेक्ट रेंजिंग कब है किया जाता है, कब इसको अप्लाई किया जाता है, जब दो हमारे पॉइंट्स विजिबल हो, जब हमारे वो दो पॉइंट्स विजिबल हो, when points या स्टेशन पॉइंट्स, जब हमारे स्टेशन पॉइंट्स STATION, स्टेशन पॉइंट्स POINTS आर विजिबल एंड एक्सेसिबल, और पहुंच भी सके आप, तो वहां पे ज्यादा इफेक्टिव रहता है डायरेक्ट रेंजिंग। ओके, सेकेंड केस में when station points placed so far, बहुत दूरी पर हो, तब उस केस में आप जो है इनडायरेक्ट रेंजिंग यूज कर सकते हैं। बहुत दूरी पर, ये इनविजिबल पॉइंट के केस में आप यूज कर सकते हैं, इनविजिबल एंड इनएक्सेसिबल के केस में यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा दूरी है, आप दिखाई नहीं पड़ रहा है एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, या फिर दिखाई तो पड़ रहा है बट इनएक्सेसिबल है, तो वहां पे आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर इनविजिबल भी है इनएक्सेसिबल के साथ साथ, तो जो है आप रैंडम लाइन इनएक्सेसिबल, ठीक है, तो वहां पे ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है रैंडम लाइन मेथड। तो अब देखिए फर्स्ट आपका है डायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग में दो पॉइंट जब हमारे पास हो, तो उस केस में जो है चेन लाइन के जो है जब हमारे दो पॉइंट्स पास में हो, वहां पर डायरेक्ट रेंजिंग जो है इफेक्टिव रहती है। सपोज दैट मान लीजिए ए और बी हमारे दो स्टेशन पॉइंट्स हैं, अब हमें इनके बीच इंटरमीडिएट पॉइंट्स हमें इस्टेब्लिश करना है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे लीडर हैं वो यहां से लगभग आधे मीटर की दूरी पर, यहां से लगभग आधे मीटर की दूरी पर, है ना, लगभग आधे मीटर की दूरी पर खड़े होकर यहां पर जो रेंजिंग रॉड लगा है इसके बीच में हम अंदाजे से कोई पॉइंट पी ले लेते हैं, ठीक है, और जो ए और बी पर रेंजिंग रॉड लगे हैं वहां पर तो लगे ही रहेंगे। अब मान लीजिए पी एक ऐसा पॉइंट है जो इंटरमीडिएट पॉइंट है जिसको हमें इस्टेब्लिश करना है इनके मध्य, ठीक है, इनके मध्य हमें इसको इस्टेब्लिश करना है। तो इसके लिए P एक अंदाजे से लगभग ऐसी, तो क्या करेंगे, जो हमारा लीडर होगा, ये हमारे लीडर हैं LEADER, यहां पर रेंज ए पर जो रेंजिंग रॉड लगा यहां से आधे मीटर पीछे, आधे मीटर, लगभग हाफ मीटर, ओके, हाफ मीटर पीछे जो है खड़े हो जाते हैं रेंजिंग रॉड के, और एक आंख बंद करके रेंजिंग रॉड की सीध बांधते हुए, ए और बी की सीध बांधते हुए, यहां पर जो है, जो यहां पर बंदा खड़ा है ये फॉलोअर है, ये जो है फॉलोअर है, FOLLOWER। तो ये बेटा फॉलोअर है, यहां पर ये रेंजिंग रॉड पकड़कर लगभग अंदाजे से ए और बी के मध्य में खड़ा हो जाता है, और ये इसको दिशा निर्देश देते हैं। एक आंख बंद करके देखते हैं, ए से बी को देखते हैं, तो क्यों ए और बी की सीध लेते हुए देखते हैं, तो ए के पीछे बी छिप जाएगा, ठीक है,
अब इसको दिशा निर्देश देंगे, जो फॉलोअर है इसको डायरेक्शन देते हैं कि आप भाई लेफ्ट हो जाओ, राइट हो जाओ, आगे हो जाओ, पीछे हो जाओ, जो भी नीड पड़ती है उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन देते हैं। और ये इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए फॉलोअर उस चेन लाइन पर आगे पीछे दाएं बाएं होते रहते हैं जब तक कि ए, पी और बी तीनों एक सीध में नहीं आ जाते हैं। जब ये ए, पी और बी एक सीध में आ जाते हैं तो पी हमारा इस्टेब्लिश हो जाता है, संस्थापित हो जाता है बिटवीन स्टेशन ए एंड बी के बीच में। ए और बी के बीच में ये संस्थापित हो जाता है, स्थापित हो जाता है। लेकिन बेटा ध्यान आपको ये देना, संस्थापित स्थापित तभी होगा जब आप एक आंख बंद करके आप देखोगे तो रेंजिंग रॉड से ए के पीछे पी और बी दोनों छिप जाएंगे, क्योंकि ए और बी तो हमने एक चेन लाइन फिक्स कर ही ली है, तो बी को तो छुपना ही है पीछे बी ए के, और ये एक सीध में ही मिलेंगे आपको एक आंख से देखने पर। ए को जब देखो तो ए के पीछे पी भी छिप जाएगा और बी भी छिप जाएगा। जब ये छिप जाएंगे तब ऑटोमेटिकली ये तीनों एक सीध में आ जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे। इस केस में पी हमारा इंटरमीडिएट पॉइंट एस्टैब्लिश हो जाएगा बिटवीन टू स्टेशन पॉइंट्स ए एंड बी के। ओके, ये सारी चीजें थी आपको जो यहां पर क्लियर करना है। और इसके लिए जो आपने यहां पर डायरेक्ट रेंजिंग देखा जो है, इसके पहले जो है डायरेक्ट रेंजिंग के पहले अगर डायरेक्ट रेंजिंग की बात करें बेटा, तो डायरेक्ट रेंजिंग में दो चीजें हैं आती हैं इस क्रम में। एक तो है डायरेक्ट रेंजिंग बाय आई, आंखों से करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये फर्स्ट मेथड था बाय आई। और सेकेंड है जिसे बोलते हैं बाय लाइन रेंजर, बाय लाइन रेंजर, RANGER। अब कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, ये पूछा जाता है कि भाई लाइन रेंजर जो इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, इसका यूज क्यों होता है। तो ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम्स में, जेई के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, लाइन रेंजर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड या यूज्ड टू डिटरमाइन या यूज्ड टू फाइंड जो है एंगल, बियरिंग्स बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज, तो या प्रोलॉन्गिंग सर्वे लाइन की सर्वेक्षण, या फिर फॉर रेंजिंग। तो बेटा हमेशा याद रखिए लाइन रेंजर रेंजिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। लाइन रेंजर इज यूज्ड फॉर रेंजिंग पर्पस, PURPOSE। लाइन रेंजर इज यूज्ड फॉर रेंजिंग पर्पस, रेंजिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है ये लाइन रेंजर। तो यहां पर ये चीजें आपको आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होंगी। और जो चीजें मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं यहां पर, अगर वाकई में वो आप तक डिलीवर हो रही हैं और जो चीजें मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं अगर रियल में वो आप तक पहुंच रही हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा मुझे, क्योंकि आपके कमेंट का मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ओके, तो इसके बाद ये जो मेथड था आपका, ये फर्स्ट मेथड था बाय आई। ये आई बाय रेंजिंग बाय आई है ये, ठीक है। ये आंखें बना दे रहे हैं इनकी ताकि आपको पता चलता रहे, ठीक है। ये आई, ओके। तो यहां से खड़े होकर के हम इसकी सीध लेते हुए पी को हम जो फॉलोअर है, जो पी पर रेंजिंग रॉड लिए हुए खड़ा है, उसको हम आगे पीछे दाएं बाएं एडजस्ट करने का निर्देश करते हैं। जब पी जो है ए बी के बीच में संस्थापित हो जाएगा तो हम यहां से देखने पर पी और बी ए के पीछे होंगे, दिखाई पड़ेंगे हमें। ए के पीछे मतलब छिप जाएंगे, फिर वो दिखाई नहीं पड़ेंगे एक सीध में आने पर। फिर वहीं पर हम इसको दिशा इंस्ट्रक्शन दे देते हैं फॉलोअर को कि भाई आप रेंजिंग रॉड फिक्स कर दीजिए वहीं पर, तभी रेंजिंग रॉड यहाँ पर डाल देते हैं, फिक्स हो जाते हैं। इस तरह से इंटरमीडिएट पॉइंट हम स्टैब्लिश कर लेते हैं। अब ये तो मैंने केवल एक इंटरमीडिएट पॉइंट स्टैब्लिश करके बताया। अब इस तरह से आप जितने चाहें उतने इंटरमीडिएट पॉइंट फिक्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं केवल एक ही पॉइंट स्टैब्लिश कर। अब आप इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए आगे यहां पर आ जाइए, लीडर यहां पर आ जाएगा और यहां पर एक रेंजिंग रॉड लेकर के एक पॉइंट और पी क्यू फिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से अपन और यहां पर आ जाएंगे। तो इस तरह से जो है रेंजिंग आप जो है कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए हम बी तक पहुंच सकते हैं, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से चीजें आपको क्लियर होंगी डायरेक्ट रेंजिंग के बारे में। अब इसके बाद आता है इनडायरेक्ट रेंजिंग। इनडायरेक्ट रेंजिंग देखिए, जो ये डायरेक्ट रेंजिंग है, डायरेक्ट रेंजिंग तो हमने उस केस में अप्लाई किया जब जो है डायरेक्ट रेंजिंग में हमारे दो स्टेशन पॉइंट्स विजिबल हैं, दिखाई पड़ते हैं और वहां तक पहुंचना भी आसान है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम दूरी तक है। लेकिन इसी क्रम में आता है डायरेक्ट रेंजिंग में ही एक आता है बाई लाइन रेंजर। अब ये बाई लाइन रेंजर का यूज क्यों है, ये क्या कंसेप्ट है? जब हम आंखों से रेंजिंग कर ले रहे तो लाइन रेंजर की क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि हमें लाइन रेंजर से रेंजिंग करना हो? तो लाइन रेंजर का रीयूज है यहाँ पर। लाइन रेंजर का रीयूज ये है क्योंकि हमारी आंखों की क्षमता सीमित होती है, जनरली 200 मीटर तक हम आसानी से देख पाते हैं, उसके बाद से हमारी आंखों की क्षमता प्रभावित होने लगती है, ऑब्जेक्ट्स हमें क्लियर नहीं देख पाते हैं, चीजों को करेक्ट ऑर्डर में जज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, टिपिकल हो जाता है। तो उस केस में बहुत ज्यादा जब दूरी हो जाती है दो बिंदुओं के बीच की, तो वहां पर दिखाई पड़ने के बावजूद भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने यूज किया लाइन रेंजर। लाइन रेंजर यूज किया जाता है, तो लाइन रेंजर बहुत जरूरी है यूज करना। लाइन रेंजर यूज करने से पहले लाइन रेंजर होता क्या है ये जान लेते हैं, फिर लाइन रेंजर के बारे में क्या इसका वर्किंग फंक्शन है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं लाइन रेंजर। लाइन रेंजर क्या है? लाइन रेंजर पर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्कशन। लाइन रेंजर क्या है? ओके, तो लाइन रेंजर एक्चुअली में क्या है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, फिर भी मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। लाइन रेंजर, ओके, तो एक्चुअली में लाइन रेंजर जो है आपका, ये रेंजिंग पर्पस के लिए यूज होता है, इतना तो आपको यहां पर क्लियर है, रेंजिंग पर्पस। ओके, लाइन रेंजर में बेटा दो प्रिज्म होती हैं और ये एक धातु के खोल में बंद होती हैं। दो टू आइसोसेल्स, टू राइट एंगल आइसोसेल्स, टू राइट एंगल्ड ANGLED एंगल्ड आइसोसेल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स शेप में प्रिज्म होती हैं, शेप्ड प्रिज्म आर यूज्ड इन लाइन रेंजर। बेटा ये लाइन रेंजर में यूज्ड होती हैं। ओके, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें दो प्रिज्म होती हैं और राइट एंगल पर सेट होती हैं। ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। ये एक धातु के खोल में ऐसे कवर्ड होती हैं, बंद होती हैं। और बेटा एक राइट, ये जो है इनके जो हाइपोटेन्यूज है एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इस तरह से जो है अरेंज होती हैं, फिक्स होती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इसी डिवाइस को बोलते हैं बेटा लाइन रेंजर, लाइन रेंजर। और ये भी बेटा वर्क करता है प्रिंसिपल थ्योरी पर, ये भी जो है प्रिंसिपल थ्योरी पर वर्क करता है, वर्क ऑन लाइट थ्योरी। लाइट थ्योरी पर ये काम करता है, प्रकाश के सिद्धांत पर ये काम करता है बेटा, अपवर्तन परावर्तन के सिद्धांत पर ये काम करता है। और यूज्ड फॉर रेंजिंग, यूज्ड फॉर, इसका यूज जरूर पूछा जाता है, यूज्ड फॉर रेंजिंग पर्पस, रेंजिंग पर्पस, PURPOSE। तो बेटा ये रेंजिंग पर्पस में यूज होता है। स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बता दिए इसके जो है। और जो भी दो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर, दो स्टेशन पॉइंट्स, उनकी इमेज यहाँ पर दिखती है इसकी, इसमें जो है कैसे दिखती है, क्या इसका वर्किंग फंक्शन है, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। लाइन रेंजर का यूज, लाइन रेंजर के बारे में यही चीजें हैं कि दो समकोणीय जो है और समद्विबाहु त्रिभुजीय प्रिज्म लगे होते हैं इसमें, है ना, दो एंगल्स
45 डिग्री के होंगे, एक एंगल जो है 90 डिग्री का होगा, और दोनों प्रिज्म इस तरह से एक अरेंज होते हैं कि उनके कण एक दूसरे को क्रॉस करते रहते हैं, कट करते रहते हैं। तो अगर एक लाइन यहां पर मैं कंप्लीट लाइन से दिखाऊंगा तो दूसरी लाइन डॉटेड लाइन हो जाएगी, क्योंकि उसके पीछे जाएगा उसका फेस, उसकी लाइन जाएगी, एज जो आएगी। तो इस तरह से ये जो है एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इस तरह से अरेंज होते हैं, और इनका यूज रेंजिंग पर्पस के लिए होता है। रेंजिंग पर्पस के लिए यूज कैसे होता है ये चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उसके पहले मैं जो है आपने सीख लिया कि भाई डायरेक्ट रेंजिंग क्या है, इनडायरेक्ट रेंजिंग कब यूज करना है हमें, और रेंजिंग बाय रैंडम लाइन मेथड कैसे यूज करना है, क्या टेस्टिंग है, क्या एडजस्टमेंट है ऑप्टिकल स्क्वायर का, इन सभी चीजों पर आपके साथ चर्चा हुई। और जो चीजें मैं आप तक डिलीवर करना चाह रहा हूं, अगर वो पहुंच रहा है तो उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से उसको एक्सप्रेस जरूर करिएगा कि क्या डिलीवरी है और आप तक पहुंच रहा है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद और इसके जो है लास्ट में आपसे यही अपील है कि अपने इस चैनल को, जेनिक सिविल एंड मैकेनिकल चैनल को एक सुपर चैनल बना दीजिए, फैला दीजिए, धमाकेदार शुरुआत कर दीजिए इसकी, और हर जगह छा जाइए। जितने भी लोग, जितने भी पर्सन सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो अपने इस चैनल जेनिक सिविल एंड मैकेनिकल पर जरूर आएंगे और इस चैनल को एक सुपर चैनल बनाएंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमें भी एनर्जी मिलती है, हमें भी बूस्टअप मिलता है। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। ओके, तो आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल, लव यू, बाय बाय।